me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोहान को, जो गोकू और वेजिटा के पास आया होता है। गोहान गोकू वेजिटा से कहता है, आप सीधा जाकर जिरेन और टोपो से क्यों नहीं लड़ते, वो लोग हमारे यूनिवर्स के लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। गोकू गोहान से कहता है, गोहान जब भी तुम रेस्टोरेंट में जाते हो तुम सबसे पहले मेन डिश खाते हो या फिर पहले स्टार्टर मंगाते हो, तो ऐसा ही बैटल में भी है। मैंने पहले स्टार्टर कुछ अपोनेंट्स को एलिमिनेट कर दिया है, अब बचे हैं मेन कोर्स जैसे कि जिरेन टोपो। तभी टूर्नामेंट ऑफ पावर के बीच हर किसी को एक आवाज़ आती है और ये आवाज़ काफ़ी जोर से चीखने की होती है। ये आवाज़ असल में A124 की होती है, क्योंकि A124 अपनी लिमिट्स को पुश कर रहा था। इसकी वजह से वो उस मैजिक का कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर रहा था, जिस मैजिक की वजह से वो काफ़ी हद तक लूसिफ के कंट्रोल में आते जा रहा था। जैसे जैसे A124 लूसिफ के कंट्रोल में आते जा रहा था, उसका चीखना काफ़ी ज़ोर से बढ़ रहा था, क्योंकि उसे काफ़ी ज़ोर से अपने दिमाग में दर्द हो रहा था। फिर हम देखते हैं जिरेन को, जो धीरे धीरे ब्रोली की तरफ बढ़ रहा होता है लड़ने के लिए। पर जैसे ही वो इस आवाज़ को सुनता है, वो पीछे मुड़कर देखता है। वो देखता है कि A124 काफ़ी दर्द से कर्रा रहा होता है। जिरेन को लगता है कि ये कोई पावर अप हो सकता है। जैसे ही जिरेन A124 को इग्नोर करके आगे जा रहा होता है, तभी गोकू उसके रास्ते में आ जाता है। गोकू कहता है, तो चलो तुम्हारी और मेरी बैटल हो जाए। मुझे लगता है तुमने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया होगा, तुम काफ़ी पहले से स्ट्रांग दिख रहे हो। इन दोनों की ही बैटल स्टार्ट हो जाती है। इस बैटल में गोकू अपनी मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट और जिरेन अपनी पुरानी टेक्निक के साथ लड़ रहा होता है। जिरेन की स्किल इस हद तक इम्प्रूव हो चुकी थी कि इस मोड पर जिरेन गोकू के MUI को ईजिली टक्कर दे पा रहा था। पहले भी वो जिरेन के MUI को टक्कर दे पा रहा था, पर इसके अंदर वो इतना परफेक्ट नहीं था, उसे दिक्कत हो रही थी। पर इस मोमेंट पर जिरेन को MUI से लड़ते समय कोई भी दिक्कत नहीं होती। जेनो सारी ही बैटल्स को देख रहा था, पर ग्रैंड प्रिंस सारी बैटल्स को इग्नोर करके बस A124 की ओर देखे जा रहा था। इस मोड पर ग्रैंड प्रिंस समझ जाता है कि A124 के साथ काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है, और वो ये भी देखता है कि A124 को धीरे धीरे लूसिफ पॉजेस कर रहा है। पर ग्रैंड प्रिंस इसके बीच में इंटरफेयर नहीं करता, क्योंकि ग्रैंड प्रिंस जानता है A124 इतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि लूसिफ उसकी बॉडी को कंट्रोल करके यहाँ पे पूरी तबाही मचा सके। वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दो मॉडल को ख़त्म कर सकता है या फिर एक दो ऑर्डर डिस्ट्रक्शंस को, पर वो सीधा सीधा ग्रैंड प्रिंस के साथ लड़ने नहीं आएगा। फिर हम देखते हैं A124 को, जो अभी भी लूसिफ के पूरे कंट्रोल में नहीं आया होता। उसका 25% ही अभी लूसिफ के कंट्रोल में है, और इस टाइम पर वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। तभी वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड चीज़ देखता है, और ये चीज़ उसे दिल से तोड़ देती है। तुम में से काफ़ी सारे लोगों को A124 की फ्रेंड उस गॉब्लिन के बारे में पता ही होगा, और इस मोड पर ये गॉब्लिन एलिमिनेट हो चुकी है। इस मोड पर ये यूनिवर्स 9 की सेकेंड लास्ट कंटेंडर बनी। और ज़रा सोचो, इसे एलिमिनेट किसने किया है? इसे एलिमिनेट किया है अपनी काबा ने। काबा का ये अटैक इतना पावरफुल था कि उसकी हालत पूरी तरह से मरने जैसी हो गई थी। जब वो उस जगह पर पहुंची जहाँ पर सारे एलिमिनेट हो चुके वॉरियर बैठे थे, तब यूनिवर्स 9 के एंजल को उसे पूरी तरह से हील करना पड़ा। A124 को लगा कि उसकी डेथ हो चुकी है, वो इस मोमेंट पर हारी नहीं है। इसी वजह से A124 को काफ़ी बड़ा सदमा लगता है, और इस मोड पर उसका पावर लेवल 10,000 से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। इसकी वजह से वो सुपर सैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। A124 का जो सुपर सैन है वो बाकी सुपर सैन से काफ़ी ज़्यादा अलग है। उसके जो बाल है वो अलग ही कलर के हो जाते हैं, काइंड ऑफ रेड, और उसकी जो बॉडी होती है उस बॉडी पर काफ़ी सारे निशान बन कर आ जाते हैं, और उसके पूरे कपड़े फट जाते हैं। ये जो सारे निशान हैं ये सारे फॉरगेटन स्पेल्स के हैं, जो उसके शरीर पर मारे गए थे, पर अभी सारे ही स्पेल्स टूट चुके हैं, तो ये उसके कुछ निशान बच चुके हैं, और ये निशान कर्स सील बन चुके हैं। जब कोई सैन पहली बार सुपर सैन में जाता है, तब अगर उसके पास इतनी माइंड पावर ना हो तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता और होश में नहीं रह सकता। इसी का फ़ायदा उठाया है लूसिफ ने। उसने पूरी तरह से 100% कंट्रोल अपने हाथ ले लिया है। इस मोड पर जैसे ही बारडॉक A124 को देखता है, उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आती है, क्योंकि उसने अपने बेटे को एक नए ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करते देखा है। फिर सीन शिफ्ट होता है गोकू और जिरेन की बैटल की ओर।
गोकू एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सा अटैक जीरेन की ओर फेंकता है और जीरेन उसे डॉज करने में कामयाब हो जाता है, जिससे कि वो भी अल्ट्रा इंस्टेंट को यूज़ कर पा रहा हो। फ्रीजा गोकू और जीरेन इन दोनों की ही बैटल में इंटरफेयर करता है। वो अपनी डेथ बीम से जीरेन के ऊपर अटैक करता है। डिस्पो फ्रीजा के अटैक के बीच में आ जाता है और फ्रीजा के सारे अटैक्स को दूसरी जगह पर रिफ्लेक्ट कर देता है और कहता है, जीरेन तुम गोकू के साथ अपना मसला सुलझाओ, मुझे भी अपना पुराना हिसाब चुकता करना है। फिर डिस्पो अपना फाइटिंग स्टांस लेता है। डिस्पो कहता है, इस मोड पर तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते, तुम इविल कहीं के। फ्रीजा डिस्पो को देखकर कहता है, अब तुम कौन हो फिर से। डिस्पो फ्रीजा से कहता है, ये तो तुम्हें तुम्हारे हर दोस्त से पूछना चाहिए था, थोड़ी देर पहले मैं उसे ही एलिमिनेट करके आ रहा हूँ। फ्रीजा और उसकी बैटल स्टार्ट हो जाती है। इन दोनों की बैटल में फ्रीजा उसे एक भी हिट नहीं मार पा रहा था, क्योंकि डिस्पो कुछ ज़्यादा ही तेज है फ्रीजा से। गोहान ये सब दूर से देख रहा होता है। गोहान सोचता है, अब मुझे इसके अंदर इंटरफेयर करना ही पड़ेगा। गोहान के इंटरफेयर से टोपो कुछ ज़्यादा खुश नहीं लग रहा था और टोपो की काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी, क्योंकि स्ट्रेंथ के मामले में फ्रीजा टोपो से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। बस स्पीड ही है जो उसे फ्रीजा के आगे लाकर खड़ा कर देती है और इस मोमेंट पे गोहान भी इनकी बैटल में कूद पड़ा है और गोहान की स्पीड, बीस्ट गोहान की स्पीड टोपो से काफ़ी ज़्यादा है। मानना पड़ेगा, मैं डिस्पो को टोपो कह रहा हूँ, इन बातों को भी इग्नोर करो और आगे बढ़ते हैं। इस मोड पर फ्रीजा और गोहान ये दोनों देखते हैं कि ब्रोली अकेला यूनिवर्स 11 के काफ़ी सारे ही अपोनेंट्स को एलिमिनेट कर चुका है। अभी सिर्फ यूनिवर्स 11 के सिर्फ 3 ही अपोनेंट बचे हैं, जीरेन, टोपो और डिस्पो। इन्हें जल्द से जल्द डिस्पो को एलिमिनेट करके आगे बढ़ना होगा। इस मोड पर यूनिवर्स 7 के पास काफ़ी बड़ा एडवांटेज आता है, क्योंकि उनका अभी तक एक भी वॉरियर एलिमिनेट नहीं हुआ है। इस मोड पर सारे यूनिवर्सेस समझ गए कि यूनिवर्स 7 डोमिनेट कर रहा है, इन्हें मिलकर उन्हें हराना होगा। इसकी वजह से सारे ही यूनिवर्स 7 को टारगेट कर लेते हैं और इनका सबसे बड़ा टारगेट बनता है गोकू। ये सब उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर बीच में बारडॉग और किंग वेजिटा, ये दोनों जो मिसिंग थे, वो दो कैरेक्टर्स यहाँ पर सामने आते हैं जो काफ़ी सारे ओपोनेंट्स को एलिमिनेट कर चुके होते हैं और काफ़ी सारे यूनिवर्सेस के 1-2 ही ओपोनेंट बचे हैं। मतलब कि टूर्नामेंट ऑफ पावर काफ़ी जल्दी खत्म होने वाला है। नो डाउट 11th यूनिवर्स को सबसे ज़्यादा तकलीफ यूनिवर्स 7 ने ही दी है और उसके अंदर भी ब्रोली सबसे पहले रैंक पर आता है और ब्रोली की वजह से जो यूनिवर्स 11 परेशान हुआ है ना, इसकी मैं तारीफ नहीं कर सकता। अगर ये एनिमेशन होता तो कितना मज़ा आता। फिर सीन शिफ्ट होता है टोपो और ऑरेंज पिकोलो के बैटल के ऊपर। हम देखते हैं कि टोपो ने ऑरेंज पिकोलो को एलिमिनेट कर दिया है। ऑरेंज पिकोलो पहला वॉरियर बना यूनिवर्स 7 का जो एलिमिनेट हुआ है और इसने काफ़ी सारे ओपोनेंट्स को एलिमिनेट किया है। ब्रोली को जैसे ही थोड़ी सी फुर्सत मिलती है तो ब्रोली की नजर जाती है टोपो पर। ब्रोली देखता है कि इसके कपड़े भी उन अपोनेंट्स की तरह सेम है, तो ब्रोली बाकायदा टोपो के ऊपर भी कूद पड़ता है। पर तभी बीच में वेजिटा आ जाता है। वेजिटा ब्रोली से कहता है, तुम कहीं और जाकर बैटल करो, ये मेरा शिकार बनने वाला है। ये भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है और मैं भी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ। और इस मोड पर वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करता है। जैसे ही वेजिटा टोपो के पास पहुंचता है, वेजिटा एक काफ़ी बड़ा और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सा अटैक उसे मारता है और वो पूरा अटैक डिस्ट्रक्शन की एनर्जी से बना होता है। वेजिटा उस अटैक को करने के बाद सीधा चिल्लाता है, टोपो आप मुझे दिखाओ तुम्हारी डिस्ट्रक्शन की पावर। इस मोड पर टोपो को काफ़ी बड़ा झटका लगता है, क्योंकि अभी उसने पिकोलो को हराया है और भी सीधा वेजिटा आ गया है और वेजिटा वो भी अल्ट्रा ईगो के साथ। इस मोड पर टोपो को काफ़ी बड़ा सदमा बैठता है, अब वो क्या करे। टोपो भी वेजिटा के साथ बैटल करने लग जाता है। इस मोड पर सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा को अल्ट्रा ईगो में देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं। फिर बीरस हर किसी को बताता है कि वेजिटा यूनिवर्स 7 का नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो सकता है। ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है और ये कैंडिडेट के तौर पर बना हुआ है। बेलमॉथ बीरस से कहता है, तुम हर सेंचुरी में एक नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कैंडिडेट को चॉइस करते हो, पर तुम उसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाते नहीं हो, तुम खुद ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रहते हो। ऐसा तुम करते हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम वेजिटा को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाने वाले हो, उसे बस तुमने अल्ट्रा ईगो सिखा दिए। क्या तुम्हें पहले से पता था टूर्नामेंट ऑफ पावर होने वाला है? बीरस बेलमॉथ से कहता है, तुम्हें जो समझना है तुम समझ सकते हो, मैंने बस इसे अल्ट्रा ईगो को सिखा दिया है। और अगर तुम्हें लगता है कि मुझे पहले से पता था टूर्नामेंट ऑफ पावर होने वाला है, तो फिर तुम इसे कोइंसिडेंस मान सकते हो। वेजिटा को अल्ट्रा ईगो में देखकर सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा शॉक भी होते हैं और अंदर ही अंदर पैनिक हो जाते हैं कि अब उनके मॉडल्स का क्या होगा। उनका जीतने का कोई भी चांस नहीं है, वो समझ जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है गोकू और जीरन की बैटल की ओर। गोकू को अपनी फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन उसे दिखानी पड़ जाती है, पर उस ट्रांसफॉर्मेशन में जाने के लिए गोकू को एक मिडिल ट्रांसफॉर्मेशन में जाना पड़ जाता है, जिसे हम सभी जानते हैं वो कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है। वो है मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट ग्रेट एप।
इन डीप डाउन सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इस मोड पर पैनिक हो जाते हैं, पर वो अपने पैनिक को अपने फेस पर नहीं लाते। और पीरस जो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि सीरियसली बाकी यूनिवर्सेस के एक एक दो दो तीन तीन ही मॉर्टल्स अभी तक सर्वाइव कर पाए हैं, और इस मोड पर 3 वॉरियर ऐसे हैं जो इन तीनों को ही एलिमिनेट करने का काम कर रहे हैं, और वो और कोई नहीं ब्रोली, किंग वेजिटा और बारडाक होता है। और इन तीनों की ही पावर एक नेक्स्ट लेवल पे है। इस मूवमेंट तक इतना सारा स्ट्रगल करने के बाद गोहान ब्रीस्ट और ब्रैक फ्रीजा ये दोनों ही डिस्पो को एलिमिनेट करने में कामयाब हो जाते हैं, पर इस चक्कर में वो दोनों भी एलिमिनेट हो जाते हैं और ये काफ़ी बड़ा लॉस होने वाला था। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब टोपो और जिरेन इन दोनों को ही फ्यूजन का यूज़ करना पड़ जाता है, और जिरेन काफ़ी हद तक अल्ट्रा इंस्टेंट को यूज़ कर सकता था और टोपो के पास भी अल्ट्रा ईगो की ट्रांसफॉर्मेशन थी। इसका मतलब कि ये अल्ट्रा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। इस फ्यूजन का नाम मुझे आप लोग कमेंट में ज़रूर से बताना। और इस फ्यूजन से काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। असल में हुआ ऐसा कि गोकू और वेजिटा दोनों ही अपनी एप ट्रांसफॉर्मेशन में चले गए और उन्हें कंट्रोल करने में थोड़ा सा टाइम लगने ही वाला था। इसी बीच इन दोनों ने फ्यूजन कर लिया और इन लोगों ने जैसे ही फ्यूजन किया, इनका सबसे पहला शिकार बना ब्रोली। असल में ये लोग नहीं चाहते थे कि ब्रोली भी ऐसी कोई ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाए और फिर ये लोग उसे हरा पाए। इसकी वजह से उन लोगों ने सीरियसली ब्रोली को उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में हराया, मतलब कि उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बीच उस पर अटैक किया और उसे एलिमिनेट किया, क्योंकि वो लोग अपने लिए मुश्किल नहीं बढ़ाना चाहते थे। फिर उनका दूसरा शिकार बना किंग वेजिटा। किंग वेजिटा अपनी सुपर सैयन ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ भी नहीं कर सका, क्योंकि आगे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और अल्ट्रा इंस्टेंट को यूज़ करने वाला पर्सन है, और इस मोमेंट पे किंग वेजिटा भी एलिमिनेट हो जाता है। फिर जब गोकू वेजिटा को पूरी तरह से होश आ जाता है और वो अपनी सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन में होते हैं, तब वो लोग इस न्यू फ्यूजन वॉरियर को देखते हैं। वो इस फ्यूजन वॉरियर को देखते ही समझ जाते हैं कि आखिर ये कौन सी चीज़ों का फ्यूजन बना है और इसकी पावर्स क्या होने वाली है। तो वो लोग भी डिसाइड करते हैं फ्यूजन का। जिरेन और टोपो का ये जो फ्यूजन वॉरियर है, ये अभी बारडॉक को अपना शिकार बनाना चाहता है और अभी वो बारडॉक की तरफ बढ़ता है। वो बारडॉक को काफ़ी ज़ोर से एक पंच मारता है, पर उसके पंच से आगे अचानक से एक पोर्टल खुल जाता है और एक और पोर्टल उसके दिमाग के मतलब उसके सर के ठीक पीछे खुलता है और उसी का पंच उसे लग जाता है। फिर एक पोर्टल ठीक बारडॉक के पैर के नीचे खुलता है और जब बारडॉक उस पोर्टल में गिर जाता है और वो पोर्टल ऐसी जगह पर टेलीपोर्ट होता है जिस जगह पर कोई भी एनिमी नहीं होता, एक खाली स्पेस होती है। मतलब कि वो टूर्नामेंट ऑफ पावर का तो पार्ट होती है, पर वहाँ पे फ्यूजन वॉरियर, गोकू वेजिटा और इनफैक्ट वो सेम भी नहीं होता, मतलब A124 भी नहीं होता। वहाँ पर वो पोर्टल खुलता है। बारडॉक समझ जाता है कि इस मोड पर पोर्टल एक काफ़ी सेफ प्लेस पर खुला है। फिर जब फ्यूजन वॉरियर आसपास देखता है तब वो देखता है A124 को। फ्यूजन वॉरियर कहता है तुम्हें तो हर कोई भूल गया था। फिर A124 कहता है तुम्हें वाकई में लगा कि तुम मेरे डैड को एलिमिनेट कर पाओगे, वो भी मेरे आगे। इस मोमेंट पर वो जो फ्यूजन वॉरियर है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो उसके बालों को देखता है, वो समझ जाता है कि A124 बारडॉक का ही बेटा है, मतलब कि वो गोकू का भाई है। इस मोमेंट पे A124 अपने डार्क स्पेल्स का यूज़ करने लग जाता है। इन स्पेल्स को यूज़ करते ही A124 हवा में फ्लोट करने लग जाता है और साथ ही में जो बड़े बड़े पत्थर है उसके बाजू में वो उन पत्थरों को भी हवा में उठा लेता है और उन पत्थरों को फ्यूजन वॉरियर के ऊपर फेंक के मारता है। पहले तो फ्यूजन वॉरियर उन पत्थरों को डॉच करने की कोशिश करता है, पर वो उन पत्थरों को डॉच नहीं कर पाता। इसकी वजह से अब वो उन पत्थरों को अपने हाथ की मदद से तोड़ने लग जाता है, पर धीरे धीरे उन पत्थरों का अटैक कुछ ज़्यादा ही तेज़ होते जा रहा था। वो पत्थर अचानक से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहे थे। ये क्या हो रहा है फ्यूजन वॉरियर कुछ समझ नहीं पा रहा था। फिर A124 एक ऐसी चीज़ करता है जिसे हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। A124 अपने सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है जो उसने अचीव करी है, और A124 फिर फ्यूजन वॉरियर को ही हवा में उठाने लग जाता है। जैसे ही वो उसे हवा में उठाता है वो उसे धीरे धीरे दबाने लग जाता है। अब इस मूवमेंट पे फ्यूजन वॉरियर को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने लग गई थी A124 की वजह से। इस मोड पर सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन A124 की ये पावर देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं, क्योंकि A124 की पावर सीरियसली ग्रैंड प्रिंस को टक्कर देने लायक बन गई थी। मतलब कि वो उसे टक्कर नहीं दे सकती थी, पर वो उनके विपरीत काम कर रही थी। ये काफ़ी ज़्यादा वियर्ड था। इवन तो कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन या फिर कोई एंजल्स भी इसके खिलाफ नहीं जा सकता था, पर आखिर A124 ऐसा कर रहा है कि वो ग्रैंड प्रिंस के इस लॉ के खिलाफ जा रहा है, और ये कैसे पॉसिबल है। इस मोड पर काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ होती है। A124 अपनी सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन से सीधा अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में चला आता है। सुपर सैयन से बेस ट्रांसफॉर्मेशन में आते ही वो काफ़ी ज़्यादा वीक तो हो ही जाता है, पर वो अचानक से अपने घुटनों पर आ जाता है। फ्यूजन वॉरियर अपने आप में ही सवाल करने लग जाता है कि थोड़ी देर पहले उसने जिस मैजिशियन को फेस किया वो अचानक से घुटनों पर कैसे आ गया, और
फिर उसे ये समझ में आता है कि इसने अपनी पावर्स का कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर दिया है और इस पावर्स को उसकी बॉडी सहन नहीं कर पा रही। इसकी वजह से ये पूरी तरह से हार चुका है। फ्यूजन वॉरियर जैसे ही उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, वो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सा अटैक बना लेता है, पर इस अटैक से वो हारेगा नहीं, उसकी सीधा मौत हो जाएगी। वो उस अटैक से A124 की जान ले उससे पहले ही फ्यूजन वॉरियर को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक का सामना करना पड़ जाता है और ये अटैक उसे आके लगा है। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, जैसे कि ये जो फ्यूजन वॉरियर है इसका आखिर नाम क्या है, और इसका नाम आप लोग मुझे कमेंट करने वाले हो। और साथ ही में आखिर इस पर अटैक किसने किया है, कि गोजिटा है या फिर वेजिटो है, ये भी आप ही मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, जैसे कि आखिर A124 का क्या होने वाला है, क्या उसकी मौत होने वाली है, क्या ये सर्वाइव कर जाएगा। इन सारे सवालों के जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद है तो वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर से कर लेना। और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और एक अच्छा सा कमेंट करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।